Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faqat Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें हमने अभी तक जो चैप्टर्स के आर्टिकल्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या है, इसका यूज क्या है, इसको किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सर्किट में, हम इसका नल मेथड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पोटेंशियल के हवाले से क्या चीज़ है, और मज़ीद हम इसकी रेजिस्टेंस के बारे में भी देखेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस कब कहाँ और किस तरह से मैनेज की जाती है। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस आन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब। चलो बच्चे हम लोग आज का टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पर आपका जो 11th क्लास फिजिक्स के न्यू सिलेबस में ये आर्टिकल है ना, यहाँ पर सिर्फ इसका यूज बताया हुआ है। इसके अलावा इसका कोई बेसिक पार्ट या उस हिसाब से कोई भी बेसिक चीज के बारे में नहीं बताया। तो चलो इसकी बेसिक टॉपिक को हम लोग देखते हैं। इसमें पॉइंट्स मैं आप लोगों के क्लियर करूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो जाएगी। देखें सबसे पहले तो बच्चे हम लोगों ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में ये चीज देखी थी कि गैल्वानोमीटर जो है वो एक किस्म का क्या है, हमारा हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, समझ लें एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम सर्किट में छोटे से करंट की डिफ्लेक्शन को भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर की साख्त के बारे में बात करें ना, तो ये छोटे से छोटे करंट की पैमाइश की भी डिफ्लेक्शन कर देती है। एक गैल्वानोमीटर की जो तस्वीर है वो मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ, ये देखिएगा। ये असल में हमारे पास गैल्वानोमीटर की जो समझ लें कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखी जाए ना, तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। आप लोग इसको सिंपली तौर पर भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एक सर्किट बॉक्स बना लें, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स रख लें, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोड्स उसका नॉर्थ यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और एक इलेक्ट्रोड उसका नेगेटिव, ठीक है। और उस हिसाब से वहां पर ब्लैक और रेड किस्म की जो वायर्स है ना, स्पेशली ये यूज होती हैं, ज्यादातर मेजोरिटी में यही यूज होती हैं। तो उनका काम क्या होता है, एक आप लोग साउथ में लगा लें, एक आप लोग नॉर्थ में लगा लें, ठीक है ना। एक आप नॉर्थ में और एक आप साउथ में लगा लें। तो फिर क्या है कि जिस चीज में से आपने करंट की मेजरमेंट करनी है ना, उस चीज के साथ उसको कनेक्ट कर दें। मतलब दोनों कोनों जो है ना उसके सिरों पर लगाएं। तो ये जो आपके पास तीर नजर आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर में, ये जहां पर मैं टच कर रहा हूँ, ये उसके ऊपर 5 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है, 15 भी लिखा हुआ है। फिर उस हिसाब से ये जो सुई है ना, ये डिफ्लेक्ट करेगी 15 की जानब, तो उसमें कितने मिली एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो आपके पास यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल बेयरिंग होता है, फिर फास्फोर्स ब्रॉन्ज कंट्रोल स्प्रिंग होता है इसमें, स्प्रिंग ये वाला स्प्रिंग, फिर उसके बाद जीरो एडजस्टमेंट, मतलब आपने पॉइंट को रेस्ट की हालत में लेके जाना है, वहां पर इसको रेस्टिंग कर देनी है। फिर कॉइल है, फिर पॉइंटर काउंटर है, सिलेंडर सपोर्ट है, लो कंट्रोलर है, इसका नीचे वाला कंट्रोल है, इंसुलेटिंग सपोर्ट है। ये सारी चीजें बच्चे आपको गैल्वानोमीटर में मिल जाएगी। हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इसके जर्नल पर्पस के बारे में देखना और जर्नल ही साख्त को स्टडी करना है। तो लिहाजा हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को आपने नोट डाउन करना है, देख लिख लें पॉइंट। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है, गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में छोटे से छोटे करंट की पैमाइश के लिए कारआमद होता है। गैल्वानोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अ करंट माइनर, या आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, a galvanometer is a device which is used to measure the small current in the circuit. Okay, आगे उसने ये भी क्लियर किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट वर्क। उसने कहा कि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात करेंगे, ना ही इसकी वर्किंग के बारे में, सिर्फ हम इसका यूज, वी फोकस ओनली ऑन द यूज, हम लोग इसके यूजेस पर फोकस करेंगे। मैंने फिर भी आपको एक डायग्राम डायमेट्रिकली जो है ना इसकी एक शेड्यूलिंग बता दी है। उसके बाद कहता है इट इज ऑफन यूज इन द नल मेथड टू अचीव प्रीसाइज मेजरमेंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। नल मेथड बच्चों क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है नल मेथड को समझना।
बच्चे नल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास जो सर्किट की कंडीशंस हैं, वहाँ पर जो सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करेंगे। क्या वो कम होगा, ज़्यादा होगा, उसकी रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट होगा? तो आप लोगों को ये बच्चे पता है कि अगर हम लोग ओहम के लॉ को देखें, ठीक है ना? ओहम्स के लॉ को देखें, तो ओहम का लॉ हमें क्या V इज़ इक्वल टू IR। IR अच्छा तो बच्चे हम लोगों ने ओहम का लॉ पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू IR। तो वहाँ पर हम लोग जब करंट का फार्मूला निकालेंगे तो बन जाएगा I इज़ इक्वल टू V ओवर R। तो जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट वहाँ पर कम होगा, तो लिहाजा हमने करंट की भी मैच करनी, तो हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम रखनी पड़ेगी। ठीक है? फिर कहता है द नल मेथड इन्वॉल्व्स shows no deflection or zero reading। ठीक है? This indicate that the certain required conditions are met in the circuit। In this state, the electrical potentials at both ends of the galvanometer are the same। यानी कि दोनों जो उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोगों ने देखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसके यहाँ पर दोनों साइड पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। हमने मालूम करना है वहाँ पर करंट, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगी, पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ऑल्दो अगरचा अ गैल्वेनोमीटर हैज़ इट्स ओन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, पॉइंट नोट करें। बट एट द नल रीडिंग इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट कम इनटू प्ले। यानी कि जो थ्योरेटिकली देखा जाए, जब हम सर्किट की भी मैच करेंगे तो वहाँ पर जो उसकी पोटेंशियल होगी, जो उसकी रेजिस्टेंस होगी, वो वर्क नहीं करेगी। उसकी रीजन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनना है कि व्हाई द galvanometer as we know that galvanometer has its own resistance, why in the null resistance in the null reading its resistance does not work। तो आपने ये वजह बतानी है। द रीजन इज दैट इन दिस कंडीशन नो करंट इज पासिंग थ्रू इट। इस दौरान कोई भी करंट नहीं पास करेगा। द नल मेथड इज वाइडली यूज्ड इन ब्रिज सर्किट सच एज वेयरस्टोन एंड पोटेंशियोमीटर स्टेप्स। हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर और वेयरस्टोन ब्रिज में इसका जो ब्रिज का सर्किट है उसको स्टडी किया, किस तरह से वहां पर देखा था ना, वो कैंसिलेशन हो गई थी। हमारे पास जो नल कंडीशन आई थी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हुआ था, तो हमारे पास वो कैंसिल आउट हो गया था। बिल्कुल वही चीज ये यहाँ पर बता रहा है कि जो आपके पास नल मेथड है वो असल में वो नल कंडीशन कोई शो ऑफ करवा रहा है, तो वहां पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं होगा। ठीक है? As we have studied in the previous section, the null method is used to measure an unknown resistance in the Wheatstone bridge section। ये आगे उन्होंने नल मेथड के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। आप लोग इसको नल मेथड के हिसाब से भी स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको डेफिनेशन इसकी लिखवाई थी नल कंडीशन की, वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये वेयरस्टोन ब्रिज में हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक जो वेयरस्टोन ब्रिज और जो सर्किट का पढ़ा था पोटेंशियोमीटर का, वहां पर हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को इस्तेमाल किया है सर्किट की माइश के लिए, तो इसलिए यहाँ पर उसका तस्करा किया जा रहा है। द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड। वहां पर हम लोगों ने जो देखा था, हमारे पास दो पॉइंट्स थे। हमारे पास जो दो पॉइंट्स है बी और डी का पॉइंट्स था, जो ब्रिज वेयरस्टोन ब्रिज सर्किट था ना, उसमें बी और डी का पॉइंट था। वहां पर दरमियान में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, याद है? हाँ जी, तो यहाँ पर भी देखिए ऑपोजिट मिड्स के साथ उसको दे। द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड अंटिल द गैल्वेनोमीटर शोज। यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्कल के साथ उसकी डिफ्लेक्शन होती रहेगी, तो हम लोगों ने उस डिफ्लेक्शन को एडजस्ट करना है आगे पीछे करके जैसे भी। तो तब तक हमने एडजस्टिंग करनी है जब तक ये सारी की सारी डिफ्लेक्शन कंट्रोल में ना आ जाए। एट दिस पॉइंट द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रेशियो ऑफ द नो रेजिस्टेंस। जो हम लोगों ने वहां पर नो रेजिस्टेंस यानी R4 इज इक्वल टू R3 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर और R1 वाला जो फार्मूला निकाला था, उसको फार्मूला को रेशियो फार्मूला को ब्लू यहाँ पर पुट करके हम लोग यहाँ की जो बैलेंसिंग रेशियो है या बैलेंसिंग मेथड है उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? पोटेंशियोमीटर में क्या किया था हम लोगों ने? इन द पोटेंशियोमीटर नल मेथड, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, इन पोटेंशियोमीटर null method is used to measure an unknown voltage by comparison with the known reference voltage applied across the resistance wire of the potentiometer। कल हम लोगों ने यही चीज की थी ना पोटेंशियोमीटर में, कि हमारे पास एक नोन रेजिस्टेंस थी, फिर हम लोगों ने सर्किट में एक सी वाला पॉइंट भी रखा था, छोटी रेजिस्टेंस वाला, स्मॉल आर वाला। तो उसको कंपेयर करके हम लोगों ने अपनी मौजूदा हालत के मुताबिक, स्टेट के मुताबिक इक्वेशन निकाल ली थी। ठीक है?
गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी, वहां पर हम लोगों ने लफ्ज पढ़ा था ना, जॉकी, आ जॉकी आर यूज्ड टू मेक द कांटेक्ट अलोंग, वो जो मूवेबल होता है बच्चे, जॉकी उसको कहा जा रहा है। एट नल पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जॉकी एंड द एंड ऑफ द वायर इक्वल्स टू अननोन वोल्टेज, तो फिर इनकी जो वोल्टेज होगी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी। कुछ एडवांटेजेस जो गैल्वेनोमीटर के हैं वो ये नीचे लिखे हुए हैं, और ये नल मेथड में ही रहकर हमारे पास होंगे। सबसे पहले क्या है, नल मेथड एलिमिनेट्स द इफेक्ट्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स इंटरनल रेजिस्टेंस, जो स्मॉल आर थी ना उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पर जानते हैं, ये उसके इफेक्ट को कम कर देगा जब हम लोग एक्यूरेट रीडिंग मेजर करना चाहेंगे। नल मेथड हमें इस चीज के काबिल बनाता है कि उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर देगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हमारे पास उसकी एक एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। दूसरे नंबर पर है गैल्वेनोमीटर और हाईली सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एंड कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 6 एम्पियर, और ये 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर तक करेक्टली मेजर कर सकता है करंट को। ठीक है, तीसरे नंबर पर नो डिफ्लेक्शन इंडिकेट्स अ डायरेक्ट एंड क्लियर कंडीशन ऑफ द बैलेंसिंग मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई द नल पॉइंट, और जब वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन बैलेंस हो गई है और इसने नल पॉइंट को मेजर करना आसान कर दिया। ठीक है बच्चे, ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक आज का गैल्वेनोमीटर का। हमारा लास्ट टाइम एक टॉपिक रह गया था जो हमारे पास था, प्रोसीजर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का सोल्यूशन क्या है। जो बच्चे सर्किट ब्रेकर का सोल्यूशन है ना, वो हमारे पास ये है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। किसी भी सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन पॉइंट्स का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोगों ने जो वहां पर ये जो टॉपिक है ना, ये वेटस्टोन ब्रिज से ऊपर वाला है, जब आप लोगों ने सर्किट लॉ को यानी केवीएल और केसीएल को सॉल्व किया था, उसके बाद वाला ये टॉपिक है, ये याद रखना, एक शार्प क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। कहता है कि आफ्टर सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम्स वी आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई द प्रोसीजर टू एनालाइज अदर डायरेक्ट करंट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स। हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जो किरचॉफ्स लॉ है, केवीएल और केसीएल है, असल में ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग किसी सर्किट को बना रहे हैं ना, तो हमारे पास सिंपल सर्किट है ना, सिंपल सर्किट की डेफिनेशन क्या की थी, एक बैटरी के साथ कई रेजिस्टर जुड़े हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के साथ इंडिविजुअल बैटरी कनेक्ट है तो बच्चे आपके पास कम्प्लेक्स सर्किट है, और इस तरह की कम्प्लेक्सिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो है किरचॉफ्स रूल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है। दूसरे नंबर पर choice of the loops should be such that each resistance is included at least once in the selected loop। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक लूप सेलेक्ट करना है, उस लूप के मुताबिक हर सर्किट को बारी बारी उस लूप में लेके आना ताकि उसकी कैलकुलेशन करना आसान हो। जिस तरह हम लोगों ने वी ए सी वी ए बी इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी ना, उसी तरह से। तीसरे नंबर अज्यूम अ लूप करंट इन द ईच लूप, समय फर्ज करें कि जो लूप का करंट है वो हर लूप में फ्लो कर रहा है। ऑल द लूप करंट शुड बी इन द सेम सेंस, सारे का सारा करंट सेम होगा। इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चौथा पॉइंट है राइट द लूप इक्वेशन फॉर ऑल द एंड सेलेक्टेड, वो हम लोगों ने वेटस्टोन ब्रिज में किया था ना, ए से लेकर बी तक की इक्वेशन को फाइंड किया था, फिर ए से लेकर डी तक की इक्वेशन को फाइंड किया था। यहाँ पर उसके कहने का वही मतलब है कि आपने उन इक्वेशंस को देखना है, उन इक्वेशंस की वोल्टेज चेंज हो रही है तो उसके कंपोनेंट्स को देखना, कहाँ पर वो पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव कब हो रही है, लो से हाई जा रही है या फिर हाई से लो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह पोटेंशियल एंड इट इज नेगेटिव इफ ट्रेस फ्रॉम हाई टू लो, वो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ट्रैक्शन की थी ना, कि अगर हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव होता है, और अगर हम लोग हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव के पास ही होता है। लास्ट पर है सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर अननोन क्वांटिटीज, और हम लोगों ने जो वेटस्टोन ब्रिज की तरह काम किया था यहाँ पर, क्या जो R4 हमें नामालूम थी उसको एक साइड पर, बाकी जिनकी चीजें जिनकी वैल्यूज हमें मालूम थी वो हम लोगों ने एक साइड पर रखी। तो ये थे बच्चे आज के दो टॉपिक जो आपके
इम्पोर्टेंट थे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, यूजेस ऑफ गैल्वानोमीटर था और साथ ही क्या था आप लोगों का प्रोसीजर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सर्किट प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से नए टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कोई क्वेश्चन आप लोगों को जहन में हो। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।